ओम ध्यानमूलम गुरुमूर्ति मंत्रमूलम गुरुवाक्यम पूजामूलम गुरुपदम मोक्षमूलम गुरु कृपा। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुर्वेदो अमृता नामक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, बिहार की धरती, बुद्ध की धरती, नालंदा विश्वविद्यालय की धरती एवं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के कैंपस से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेद एलोपैथ एक तुलनात्मक समीक्षा पर। दोनों अलग अलग साइंस है, अलग अलग विज्ञान है और अक्सर इन दोनों की जो है आपस में एक लंबे दौर से मैं भी देख रहा हूँ इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश की जा रही है, इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की जाती है और बार बार एक दूसरे के द्वारा यह बताया जाता है कि ये साइंस गलत है। एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है आयुर्वेद को प्लेसिबो इफेक्ट के रूप में देखते हैं, इसको साइंस नहीं मानते, जबकि सच्चाई यह है कि आयुर्वेद और एलोपैथ में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जहाँ पर एलोपैथ की सीमाएं समाप्त होती है वहीं से आयुर्वेद की सीमा शुरू होती है। दोनों साइंस का पैरामीटर्स अलग अलग है, दोनों अपने जगह पर अपने अनुसार काम करती है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश, भारतीय जलवायु और भारतीय वातावरण का ह्यूमन बॉडी पर जो इंटरेक्शन होता है उसके मद्देनज़र रखते हुए भारतीय साइंटिस्टों ने, यानी प्राचीन ऋषि महर्षि जो थे, वो प्रकृति का अवलोकन करते थे, प्रकृति में घट रही घटनाओं को देखते थे और उसके अनुसार उस बदलते हुए ऋतु का हमारे खान पान का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, उसको अनुभव कर करके उन्होंने आयुर्वेद साइंस की रचना की। तो आयुर्वेद जो है हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो खान पान है, हमारा जो आहार विहार है और हमारा जो ऋतु है, हमारा इन सब का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब के बारे में चर्चा जो है आयुर्वेद में की गई है। और आयुर्वेद जो है इसका एक अपना बैकग्राउंड है, अपना एक आधार है जिस पर इसके सिद्धांतों की रचना की गई है। गलती कहाँ पे होती है, हम अपने नज़रिया से, आयुर्वेद अपने नज़रिया से शरीर को देखता है, मानव शरीर की परिकल्पना करता है। एलोपैथिक साइंस का वो अपना नज़रिया, वो अपने नज़रिए से शरीर को देखते हैं। और हम शरीर की बात करें तो आयुर्वेद बोलता है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मैं आपसे बता दूं कि आज तक मेडिकल साइंस में या मॉडर्न्स में या डिक्शनरी में इन आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कोई अनुवाद नहीं है। आप आकाश को स्काई नहीं कह सकते, आप जल को वाटर नहीं कह सकते, आप पृथ्वी को सॉइल नहीं कह सकते, आप अग्नि को फायर नहीं कह सकते। तो बात कंपेयर की खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई इसके लिए टर्म्स नहीं है। आयुर्वेद के लिए उनके पास कोई टर्म्स नहीं है, तो आयुर्वेद जो है वो ह्यूमन बॉडी को अलग ढंग से अपने नज़रिए से देखता है। आयुर्वेद का मानना है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है। शरीर की आप पूरी सृष्टि जो पंच महाभूतों से निर्मित हुई है और उससे हमारा शरीर का जो संचालन जो है वो पंच महाभूतों की द्वारा बनाए हुए विशेष फैक्टर्स, जिसको वातपित्त कफ के नाम से जानते हैं, वो जो है हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आयुर्वेद जो है ह्यूमन बॉडी को पंच महाभूतों से बना हुआ मानता है और हम एलोपैथिक साइंस की बात करें तो वो लोग शरीर को जो है वो सेल्स से बना हुआ मानते हैं। मतलब जो कोशिका होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है कोशिका होती है, और वो जो बना हुआ है वो लाइपोप्रोटीन से बना, लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। जबकि
हमारा जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है वो है हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है। देखिए नज़रिया सबका अलग अलग है और उसी अब हम सृष्टि उत्पत्ति की बात करेंगे तो प्रकृति होती है, फिर उससे महान बनता है, फिर अहंकार बनता है। अहंकार डिवाइड करता है सात्विक राशिक और तामसिक अहंकार में। सात्विक और राशिक अहंकार जो है मिल करके 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन को बनाते हैं और तामसिक और राशिक अहंकार मिल करके 5 तन्मात्राओं को बनाते हैं और 5 तन्मात्राएँ जो है वह जो है 5 महाभूतों को बनाती है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी महाभूत। और ये 5 महाभूत आगे चल करके पूरे संसार को बनाते हैं, जिसमें कि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 महाभूतों से बना हुआ है। और इस शरीर में जब आत्मा नामक कोई पदार्थ जो है प्रवेश करता है, इसमें रहता है, तो हमारी बॉडी लिविंग बॉडी होती है और जब आत्मा निकल जाता है तो वह नॉन लिविंग बॉडी होती है। तो शरीर की जो भी चेतना है वो आत्मा के कारण होती है। एलोपैथिक साइंस में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मा जीवन में लिविंग कैरेक्टर शो करने के लिए जिम्मेदार है। दरअसल में दिक्कत क्या हो रही है कि जो देखेंगे उसी को मानेंगे, जो नहीं देखेंगे उसको नहीं मानेंगे। मैं आपके सामने अपने हाथ की मुट्ठी में कुछ रखा हूँ, तो इस मुट्ठी के अंदर क्या है अगर आप नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस मुट्ठी के अंदर कुछ नहीं है। नहीं देख पाना वो आपके इंद्रिय की कमजोरी है, आपके पास साधन नहीं, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आपके लिए पर्याप्त इंद्रियों की शक्ति का अभाव है। वैसे ही आत्मा को आप नहीं देख पा रहे, वो आपकी कमजोरी है, आपके इंद्रियों की दुर्बलता है। कल को आप आत्मा को देख लेंगे तब आत्मा को स्वीकार करेंगे। तो जो चीज़ नहीं है इसका मतलब वो नहीं है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे वो नहीं है। आयुर्वेद बोलता है कि जितनी चीज़ें प्रत्यक्ष है उससे ज़्यादा चीज़ें अप्रत्यक्ष है। तो आत्मा का हमारे शरीर में एग्जिस्टेंस है और आयुर्वेद जो है इस शरीर में आत्मा के निवास को स्वीकार करता है, आत्मा को मानता है। और इसने जो अपनी जो क्राइटेरिया शरीर के लिए बनाया है वो बताता है कि इस शरीर जो है 5 महाभूतों से बना हुआ है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा का निवास होता है तो शरीर लिविंग बॉडी की तरह काम करता है। और शरीर जो बना हुआ है वह जो है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम कहा गया। देखिए नजरिया है, कभी भी आयुर्वेद की तुलना एलोपैथ से नहीं हो सकती है। मैं इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और जो भी लोग एक असफल प्रयास कर रहे हैं आयुर्वेद को एलोपैथ की तुलना करने से लिए, उनसे मैं एक मेरा सुझाव है कि आप इस पथ पर काम करना छोड़ दीजिए। मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हम आयुर्वेद के बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, आयुर्वेद के महान को, आयुर्वेद के अहंकार को, आयुर्वेद के 5 तन्मात्राओं को, आयुर्वेद के 5 महाभूत को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसको जान नहीं सकते और कंपेयर करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये उनके साइंस में है ही नहीं। हमको आश्चर्य होता है कि हम आयुर्वेद वाले अपनी बातों को उनकी भाषा में कहने के क्यों प्रयास करते हैं। हम शरीर को लाइपोप्रोटीन के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। हम शरीर को 5 महाभूतों के संगठन के रूप में क्यों नहीं देखते हैं। मृत्यु जो है, जब आत्मा निकल जाती है तो हम मर जाते हैं, आत्मा प्रवेश कर रहती है तब हम लिविंग बॉडी होते हैं। मेडिकल साइंस आत्मा को नहीं मानता है, तो आज तक मृत्यु का जो पैरामीटर्स है जो वो अब तक नहीं वो तय कर पाए। कई बार ऐसा हुआ है कि हम जिस व्यक्ति को मृत्यु घोषित कर देते हैं वो मृत्यु के शैया से उठ जाता है, चेतना आ जाती है, जबकि मेडिकली उसको डेथ घोषित कर दिया गया रहता है। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग से गलती हो रही है और हम लोग को कंपेयर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद जो है शरीर को 5 महाभूत आत्मा के साथ और इस शरीर की जो गतिविधियां हैं उसको जो है वात कफ जो कि 5 महाभूतों से बने हुए हैं और सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। मैं आपको बता दूं आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है। आयु जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। ये जो आप मेरे शरीर को देख रहे हैं ये शरीर है, इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमारी इंद्रियां हैं। आयुर्वेद में इंद्रियां 2 प्रकार की मानी गई है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां यानी 5 सेंस ऑर्गन और कर्म इंद्रिय जिससे हम काम करते हैं, और एक मन यानी 11 इंद्रियां हैं। तो शरीर, इंद्रिय और हमारे अंदर मन का भी एग्जिस्टेंस है और हमारे अंदर आत्मा, यानी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु बोलते हैं और आयु के ज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। जबकि ये कंसेप्ट एलोपैथ में है ही नहीं। एलोपैथ तो आत्मा को मानता ही नहीं है।
और जबकि हम आयुर्वेद आत्मा को मानते हैं और आयुर्वेद जो है ये शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों को संयोग कर आयु, और आयु के ज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। शरीर कैसे काम करता है, इसके अपने सिद्धांत हैं। हमारा शरीर जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं के मिलने से बना है। जो बिल्डिंग मटेरियल है हमारे शरीर की वो धातु है। एलोपैथ मानता है कि सेल्स जो है, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू के समूह को मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के समूह को मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। जबकि हमारा आयुर्वेद मानता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो हमारे शरीर के जो बिल्डिंग मटेरियल है वो जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आप सिंपल से ले लीजिए, आज तक कोई बताने में सक्षम है क्या कि आयुर्वेद का जो रस धातु है वो एलोपैथिक के अनुसार क्या हो सकता है? हमारा जो रक्त धातु है, क्या हम आज के जो ब्लड, जिसको हम ब्लड कहते हैं, क्या आयुर्वेद का रक्त धातु एलोपैथ का ब्लड हो सकता है क्या? आयुर्वेद का मांस धातु जो है, क्या उनका मस्कुलर टिश्यू हो सकता है क्या? तो जो आयुर्वेद का जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जिससे हमारा शरीर बना हुआ आप देख रहे हैं, उसको तो हम एलोपैथिक पैरामीटर्स पर खोज ही नहीं सकते। एलोपैथ के पास वो पैरामीटर्स ही नहीं है जो हम आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बता दे कि हमारा यही रस धातु है, यही रक्त धातु है, यही मांस है, यही मेद है, यही अस्थि, ये मज्जा, ये शुक्र। शुक्र के बारे में बताया गया कि शुक्र है। आज एलोपैथिक की बात करें तो 18 वर्ष के जब हम हो जाते हैं तो शुक्र धातु का निर्माण होता है, जबकि आयुर्वेद मानता है कि जब शरीर का निर्माण जो है हमारे शुक्र धातु से हुआ है। हम 18 साल के हो या न हो, हमारे शरीर में शुक्र धातु है। तो अब बात वहीं गलत हो जाती है, उनका कंट्रोवर्सी आ गया। वो तो बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो स्पर्म बनेगा, जबकि आयुर्वेद मानता है कि शुक्र जो है बाल्य अवस्था से है उस समय। जैसे कोई फूल है, फूल की जो कली है उस कली में सुगंध व्याप्त है, जब वो खिलेगा तो फिर सुगंध आ जाएगा, लेकिन है। तो आज शुक्र को संपूर्ण शरीर में व्याप्त बताया गया। तो जो कंसेप्ट है आयुर्वेद का वो बिल्कुल अलग है। हम लोग बहुत ही मतलब कि एक मूर्खतापूर्वक काम कर रहे हैं कि हम उसको कंपेयर करने की तुलना कर रहे हैं। और हमारे शरीर की जो बात आती है बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, तो उनका ये मानना है कि हमारे शरीर जो है लिपिड से, प्रोटीन से, फैट से, मिनरल से, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है। आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर जो है गुणवादी गुणों से बना हुआ है। और गुणवादी गुण हमारे ऋषियों ने क्या किया कि कोई चीज़ हम जब सेवन करते हैं और सेवन करने के बाद वो हमारे शरीर में जो एक्शन करता है, जैसे हमने दाल खाया, हमने पनीर खाई, हमने कुछ भी खाया, उससे जाकर के हमारे शरीर में वेट गेन होता है, या हमारा शरीर स्थूल होता है, या हमारा शरीर भारी होता है, तो हम बोलते हैं कि यह गुरु गुण है। यानी जो भी केमिकल कंपोजिशंस उस खाद्य पदार्थ के अंदर है और उसको सेवन करने के उपरांत हमारे शरीर में जाने के बाद वो जो भी काम करता है उसके प्रभाव को देखते हुए वो बोलते हैं कि इसके अंदर ये गुण है। जैसे काली मिर्च लीजिए, आप काली मिर्च को कूटिए, उसको चाय की तरह बना कर पीजिए, तो आपके शरीर में जाकर के जो काली मिर्च के अंदर जब सेवन करेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, इसका मतलब इसके अंदर उष्ण गुण है। कोई चीज़ आप सेवन करते हैं, उसको सेवन करने के उपरांत आपके शरीर के अंदर ठंडापन आने लगे तो हम बोलते हैं शीत गुण है। तो हमारे जो आयुर्वेद है वो हमारे शरीर को 20 गुणों से मिलकर बना हुआ मानता है, जिसको गुणवादी गुण कहा गया है। और उसी गुणवादी गुण के आधार पर हमारे शरीर की पूरी फिजियोलॉजी यानी बायोकेमिस्ट्री तैयार होती है। देखिए, हमारा नज़रिया अलग है, एलोपैथिक साइंस का नज़रिया अलग है। वो अलग ढंग से शरीर को बना हुआ मानते हैं, हम अलग ढंग से शरीर को बना हुआ मानते हैं। हम गुणवादी गुण के रूप में देखते हैं, और यही गुणवादी गुण ही हमारे शरीर की पूरी एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। ये 10 के संख्या में इनका द्वंद्व जोड़ा होता है। 10 को एक तरफ रख दीजिए, हमारे ये लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट हाथ है, इस तरफ खड़ा कर दीजिए। एक तरफ गुरु को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ लघु को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ उष्ण गुण को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ शीत गुण को खड़ा कर दीजिए। इन्हीं पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, इसी से हमारा शरीर चलता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी अपने हाथ में टमाटर लिया हुआ है, देखिए नज़रिया अलग अलग। एलोपैथिक साइंस बोलेगा कि इसके अंदर विटामिन सी है,
आयुर्वेद बोलेगा इसके अंदर गुणवादी गुण है और हम इसको सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में जाकर के ये काम करेगा, उसके अनुसार हम इसको नाम दे देंगे। अगर हमारे शरीर में इस टमाटर को खाने से ठंडापन आता है तो हम बोलेंगे शीत गुण है। अगर गर्मी होता है, हम गर्मी महसूस करते हैं तो हम बोलेंगे उष्ण गुण है। अगर हमारे शरीर में जाकर के ये लुब्रिकेट करता है तो संलक्षण गुण है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर इस टमाटर को खाने के बाद जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, उसके अनुसार हम बोलते हैं कि इसके अंदर ये गुण है। और इस गुणवादी गुण को आधार बना करके हमारे शरीर में वात पित्त कफ की कल्पना की गई है। हम रस का सेवन करते हैं, रस कुल 6 बताएंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनका सेवन करते हैं, इससे हमारे शरीर के धातुओं का पोषण होता है, हमारे शरीर के दोषों का पोषण, जो भी हम खाना खाते हैं एक प्रक्रिया के तहत। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात की देखिए, कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन जो है, आयुर्वेद बोलता है कि 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। जो हमने टमाटर खाया, इस पर सबसे पहले जठराग्नि का एक्शन होगा, पाचक अग्नि का एक्शन होगा, और उसके बाद जब ये पोर्टल वेन सिस्टम में एब्जर्व होगा तो उस समय भूताग्नि का एक्शन शुरू हो जाएगा। और जब वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट में आएगा, हार्ट पंप करके जब धातु के पास जाएगा तो धातुएं 7 होती है। सब धातुओं की अपनी अपनी अग्नियाँ होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा की अपनी अपनी अग्नियाँ होती है। और उस भूताग्नि के एक्शन के बाद इस पर जो है धात्वाग्नि काम करेगी। धात्वाग्नि काम करेगी तो उसके बाद जो है अलग अलग धातुओं का पोषण होगा, यानी हमारे शरीर में रस का निर्माण होगा, रक्त का निर्माण होगा, मांस का निर्माण होगा, मेद का निर्माण होगा, मज्जा का, शुक्र का निर्माण होगा। तो इस प्रकार जो है एक जठराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नि मिलकर के टोटल जो है 13 प्रकार के अग्नियाँ काम करती है, तब जाकर के हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है। और जब खाना जो हम खाते हैं तो जब उसका पाचन की प्रक्रिया होती है तो आहार रस बनता है और उसके बाद मल की उत्पत्ति होती है, वायु की उत्पत्ति होती है। तो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। और हमारे शरीर में धातु की उत्पत्ति के दौरान ही हमारे शरीर में वात पित्त कफ जो हमारे शरीर के एक्टिविटी को कंट्रोल कर। अक्सर हाँ, वात पित्त कफ के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। हम आयुर्वेद वाले और भी साइंस के लोग इस वात पित्त कफ को नहीं समझ पाते। आयुर्वेद बोलता है कि हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है, जैसे हम अपने हाथों का भी हिला रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी गर्दन को हिला रहा हूँ, मेरी पलकें झपक रही है, मेरे अंदर हार्ट बीट हो रहा है, मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रवाह बना हुआ है, मेरी आंतें में लहरिया गति यानी पेरिस्टल्सिक मूवमेंट हो रहा है, मैं अपनी मसल्स को सिकुड़ रहा हूँ, फैला रहा हूँ। तो इसके पीछे जो भी केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और कुछ भी हो सकते हैं, वो सब हमारा बात है। उसको आयुर्वेद में उन सारे ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसको बात कहा गया है। और हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है, जैसे पाचन की क्रियाएं होती है, जो डाइजेशन की क्रियाएं होती है, उस सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको पित्त कहा गया है। और शरीर में जो लुब्रिकेशन होता है ना, वो जैसे जॉइंट में साइनबल फ्लूइड होता है, आपका जीभ में जो है जो स्नेहांश होता है जिसको हम लोग बोधक कफ बोलते हैं, तो वहाँ पर जो होता है वो जो है कफ होता है। तो हमारे शरीर में मोटा मोटी एक बात करना चाहें तो कफ जलता है, पित्त जलाता है, और जो है बात जो है नियंत्रण करता है। आयुर्वेदिक नज़रिया तो ये हुआ। और एलोपैथिक में बात करें तो मोटा मोटी जो नर्वस सिस्टम जो है, जो भी गतिविधियां होती है, नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है शरीर की गतिविधियों को, तो उसको आयुर्वेद कह सकते हैं। और हमारे शरीर में जो भी एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होता है उसको हम पित्त का एक्शन कह सकते हैं। और जो डाइजेशन में जो कफ है जो बनता है, जैसे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो लुब्रिकेशन करता है, कफ के जो गुण है वो जो अपने अंदर धारण करता है, तो उन सारे केमिकल को हम लोग कफ के अंतर्गत रख लेंगे। दरअसल हो क्या रहा है, दिक्कत क्या आ रही है कि एलोपैथिक साइंस में जो कुछ भी खोजें हुई हैं, ठीक है, तो या खोजें की जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जो बातें उन लोगों ने कह दी वो अटल सत्य हो गया। आज वो बात कही जाती है, कुछ दिन तक रहती है, फिर वो बात गलत हो जाती है, तो वो फिर सत्य ज्ञान तो हुआ नहीं। आयुर्वेद में जो बातें कही गई है वो पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। इसको प्रमा कहा गया आयुर्वेद में। जो वस्तु जैसा है उसको उस रूप में देखना जानना प्रमा है। तो आयुर्वेद प्रमा की बात करता है, आयुर्वेद अप्रमा की बात नहीं करता है। जो आयुर्वेद में कंसेप्ट दिया गया है कि आंवला जो है रसायन होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, तो आंवला जो है सृष्टि उत्पत्ति के समय भी आंवला का वही प्रॉपर्टी था।
आज भी वही प्रॉपर्टी है, आगे भी हजारों वर्षों के बाद भी आंवला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को लिए रहेगा। लेकिन दूसरे साइंस में क्या होता है, जैसे हम जिसको साइंस जैसे हमारी मुकाबला होती है, वो लोग बोलते हैं कि प्लेसिबो है, उनके पास जो भी चीज़ें खोज की जाती है वो शाश्वत नहीं है, वो कुछ टाइम बीइंग के बाद वो गलत हो जाती है। जैसे हम लोग कभी एटम की परिभाषा डाल्टन ने परिभाषा दिया, उसको पढ़ा, आगे चल करके वो परिभाषा गलत हो गई, आज जो है एटम की परिभाषा कुछ और दे दी गई है। इसी प्रकार कभी हम लोग डार्विनिज्म के बारे में पढ़ते थे, वो डार्विन का सिद्धांत सब गलत हो गया, अब न्यू डार्विनिज्म को बना दिया गया, लेमार्किज्म गलत हो गया। ऐसे उनके जो सिद्धांत हैं वो स्टेबल नहीं है, वो समय पर बदलते रहते हैं, तो वो तो सत्य ज्ञान हुआ नहीं। लेकिन आयुर्वेद ने जो बात बताई है कि आंवला जो एंटीऑक्सीडेंट है, गिलोय जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हल्दी जो है हमारे शरीर को ब्लड प्यूरिफायर है, कफ का शमन करती है, तो वो जो क्वालिटी जो बताई गई है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब जो है हमारे शरीर का जो नज़रिया है, हम शरीर को देखने का नज़रिया है, वो हमारा शरीर जो है पंचमहाभूतों से बना हुआ, हमारे शरीर जो है धातुओं से बना हुआ है, हमारे शरीर के अंदर जो गतिविधियाँ होती है वो पात पित्त कफ के द्वारा कंट्रोल होती है। और वास्तव में जब हम अपना नब्ज देखते हैं, नब्ज में हम बात पित्त कफ को देखते हैं, बात के 5 प्रकार बताए गए, प्राण अपान उदान व्यान समान, वो एक चीज़ फीलिंग होती है, हम महसूस करते हैं और उसके अनुसार हम ये जज कर सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, कौन सी दोष की जो एक्शंस है वो गड़बड़ हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में समान वायु अगर यहाँ पर नाड़ी में मिलता है, इट मीन जो है हमारी पाचन प्रक्रिया डंप हो गई है। अगर व्यान वायु मिलता है तो हमारे शरीर की गतिविधियां डंप हुई है। अगर आलोचक पित्त इस नब्ज में दिखाई पड़ता है तो आंख संबंधी रोग होने की संभावना है। अगर पाचक पित्त इसमें फीलिंग्स होती है तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर अपान वायु अगर इस नब्ज में आती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मल का निष्कासन है, मल मूत्र का निष्कासन कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। तो इतना बड़ा साइंस, अब इसको कोई बोले कि प्लेसिबो है, प्लेसिबो कैसे हो सकता है? आप अपने नजरिया से आप चश्मा लगा करके आयुर्वेद को मापने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप शरीर को अपने अनुसार देखते हैं, हमारा आयुर्वेदिक साइंस अपने अनुसार देखता है, तो कंपेयर तो कहीं दूर दूर तक हो ही नहीं सकती। और मैं एक बार फिर से विनम्र निवेदन करूंगा आयुर्वेद के विद्वानों को कि आप इस शरीर को दोष धातु मल मूलम ही शरीरम के रूप में देखिए। इस शरीर की चिकित्सा चतुर्विंशी पुरुष, राशि पुरुष, कर्म पुरुष के रूप में कीजिए। आत्मा जब रहेगी तभी शरीर का इलाज हो सकता है। आत्मा निकल जाएगी तो निर्जीव हो जाएगा तो शरीर का इलाज नहीं हो सकता। आप असफल प्रयास क्यों कर रहे हैं उनको समझाने के लिए? मैं बार बार आप लोग से पूछना चाहता हूं कि आप उनको समझाने में अपना समय, अपनी बुद्धि क्यों खर्च कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपने साइंस को उसके अनुरूप, उसी के रूप में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए और इसको अप्लाइड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अब ये सिद्ध करने के लिए कि वो मोहर लगाएंगे तब हम सत्य हैं। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सामने पेशेंट है, ठीक है, अगर हमने तुलसी का काढ़ा बना करके, गिलोय का काढ़ा बना करके पेशेंट को दिया और पेशेंट का फीवर ठीक हुआ, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? पेशेंट तो मेरा ठीक हुआ, आप पैरासीटामोल खिला करके बुखार ठीक करें, आप एंटीबायोटिक खिला कर बुखार ठीक करें, वो आपका पैरामीटर्स है। आप ह्यूमन बॉडी को जिस रूप में मानते हैं माने, हम तो इस शरीर को गुरुवादी गुण से बना हुआ मानेंगे, हम इस शरीर को पंच महाभूतों से बना हुआ मानते हैं, हम इस शरीर को सप्त धातुओं से बना हुआ मानते हैं। और वास्तव में जो हमारी बात ऋषियों ने कही है कि इस धातु की कमी होने से ये लक्षण होगा, इस धातु का क्षय होगा तो ये लक्षण होगा। तो इतना बड़ा साइंस आप वहाँ तक सोच नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। मतलब नाड़ी पल्स डायग्नोसिस, इतना बड़ा साइंस। आयुर्वेद में अरिष्ट विज्ञान का वर्णन किया गया है, जिसमें अगर वो दिखाई पड़ जाए निश्चित रूप से पेशेंट की मृत्यु होती है, इसका वर्णन किया गया है। तो कंपेयर की कोई बात ही नहीं होती है। आयुर्वेद जो है शरीर को अलग नजरिए से देखता है और उसी पैरामीटर्स पर गलती क्या हो रही है कि अब हमारा अपना साइंस है, इसका अपने बैकग्राउंड है, इसका अपने आधारभूत सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत को हम उनके पैरामीटर पर चलाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। आप बस को अगर रेल की पटरी पर दौड़ाएंगे तो क्या बस चलेगी? नहीं चलेगी। और रेल को अगर रोड पर चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगी।
तो उसको अपना ही ट्रैक पर चलना होगा रेल को। उसी प्रकार हर साइंस का एक अपना आधारभूत सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत पर, उस साइंस की नींव पर वो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है और जो है उसके पर फॉलो करने से शरीर का हित होता है। तो आयुर्वेदिक साइंस और एलोपैथिक साइंस में कंपेयर करने की तुलना न करें। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना से, आयुष मंत्रालय भारत सरकार और जो भी रिसर्चर्स लोग लगे हुए हैं कंपेयर स्टडी करने की, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। विशुद्ध रूप से आयुर्वेद का काम कीजिए। पेशेंट का भला हो रहा है ना, आपके दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, रात्रिचर्या को फॉलो करने से अगर हम आरोग्यमय जीवन जीते हैं, लंबी आयु जीते हैं, शतायु जीते हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है? क्या जरूरत है उनको समझाने की? जिसको मानना है माने, न मानना है न माने। कोरोना काल में तो सिद्ध हो गया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो आयुर्वेद उसमें उभर कर आ गया था। तो कभी किसी को प्लेसिबो साइंस नहीं कहना है। आप अपने अनुसार सही हैं, हम अपने अनुसार सही हैं। अगर हमारे सिद्धांत के अनुसार हम अपने सिद्धांत को फॉलो करते हुए, अपने पैरामीटर्स पर हम मानव शरीर का आकलन करते हुए अगर हम उसका आरोग्य लाभ दे रहे हैं, तो मैं सच दूँ, भारत में केवल आयुर्वेद ही नहीं, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। सारी चिकित्सा पद्धतियाँ अपने अपने जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार वहाँ के लोगों को आरोग्य लाभ दे रही है। तो ऐसे ही भारत देश, भारत भूमि पर जो आरोग्य लाभ हुआ है वो यहाँ की संस्कृति के अनुसार हुआ, यहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार हुआ, यहाँ के खान पान के अनुसार हुआ। आयुर्वेद बोलता है कि जो व्यक्ति जहाँ जन्म लिया है, जहाँ पर रहा है, जहाँ पे पला फूला है, वहाँ की औषधियाँ उसको ज़्यादा फायदेमंद करती है। इतनी बड़ी साइंस बोला है आयुर्वेद, इतनी बड़ी साइंस है, इतना रिसर्च है। और एलोपैथिक जो साइंस है वो अपने देश का नहीं है, वो बाहर से आया है, रिसर्च वहाँ हुआ है, वहाँ पर काम हुआ है और उसको भारत में थोपा जाता है, भारत के लोगों को खिलाया जाता है। हम किसी को कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद के रूप में इसको बढ़ने दिया जाए, इसको पलने दिया जाए, इसको फूलने दिया जाए, न कि इस पर जो आरोप लगाया जाए कि इसमें डाटा नहीं है, इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अरे आपका आधार ही हम आपके आधार पर, आपके पैरामीटर्स पर आयुर्वेद को कैसे माप? मैं आपसे कहूँ कि आप जो है अपने साइंस को गुरुवादी गुण के रूप में दिखा दीजिए, बातचीत कप के रूप में दिखा दीजिए, शब्द धातु के रूप में आप दिखा दीजिए, तो हम आपको माने। हम ही से कहा जाता है कि हम उनकी भाषा में हम क्यों बात करें? हम तो शरीर को पंच महाभूतों से बना हुआ मानेंगे, हम शरीर के अंदर आत्मा का एग्जिस्टेंस को मानेंगे, हम शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस में दस्ती, मजा और शुक्र के प्रवाह को मानेंगे। हम नहीं मानेंगे आपको। हमारा अपना साइंस है, हमारा अपना विज्ञान है, हमारा अपना आधार है। और जो आयुर्वेद वाले अगर नज़रिया बदलेंगे तो वो कभी सफल नहीं हो सकते। तो आज मैं बिहार की धरती, बुद्ध की धरती और नालंदा विश्वविद्यालय की धरती से आप सबको संदेश देना चाहता हूँ, आयुर्वेद के विद्वानों को, आयुर्वेद के मनुष्यों को, कि आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में पढ़िए, आयुर्वेद के रूप में उसको एक्सेप्ट कीजिए। ईट आयुर्वेद, ड्रिंक आयुर्वेद, फॉलो आयुर्वेद एंड गेट फॉर पुरुषार्थ। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी जीत है और इसी के नज़रिया से आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, उसको अपनाइए और देश के हित में काम आइए, मानवता जाति के लिए काम आइए। और आयुर्वेद जो है एक कंप्लीट लाइफ साइंस है। ये मेडिकल साइंस कहना इसको सूरज को दिया दिखाने के समान है। गर्भाधान से लेकर के गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि से लेकर के गर्भ को माँ के शरीर से बाहर निकलने से लेकर के धरती पर इस शरीर को एग्जिस्टेंस से लेकर के इसके मरणोपरांत भी आयुर्वेद आपके साथ है, आयुर्वेद सिद्धांत आपके साथ हैं। इतनी बड़ी साइंस, तो उसको उसी रूप में अपनाया जाए तो हमारी जीत होगी। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, कभी कोशिश मत कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पंच महाभूतों को देखिए, आप दोष धातु मल मूलम कोई शरीर में देखिए, इसी में आपकी जीत है। तो एक मेरा संदेश कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की ही तरह देखा जाए, पढ़ा जाए, स्वीकार किया जाए और जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से संपूर्ण भारतवासियों को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग आयुर्वेद को आयुर्वेद की ही भाषा में
पढ़ेंगे, जानेंगे, खोजेंगे और भारतीय संस्कृति, भारत देश की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को एक बार पुनः हर घर, हर आंगन तक पहुंचाने में अपना सहयोग देंगे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। ओम।